चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो, कल अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, फिर एनर्जी वाले ग्राफ देख लिए थे और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया था। कहाँ जा रहा है भाई? ठीक है, चलो, कल ये सारी चीजें देख ली थी। सारे आवाज कम। ठीक है, कल ये सारी चीजें देख ली थी अपन ने। उसके बाद आज क्या पढ़ना है? धीरे धीरे उन बॉन्ड्स को पढ़ना है, सारे आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, सारे बॉन्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इन बॉन्ड्स पे मॉलिक्यूल जो बना है वो कैसे बन रहे हैं वो सब पढ़ना है, उनकी थ्योरीज, वीबीडी और वो सब। तो पहले बॉन्ड से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में मैं कुछ चीजें लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर उन चीजों को समझा दूंगा। या फिर चलो एक चीज पहले देख लो तुम लोग, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मेन चीजें लिख दूंगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयन का बनना न्यूट्रल एटम से। ठीक है, न्यूट्रल से आयन बनना। आयन दो टाइप के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन को याद रखने का तरीका बताया था मैंने पहले भी। अगर कंफ्यूजन होता है तो सारे इधर ये T प्लस दिख रहा है ना, तो कैटायन मतलब प्लस, और ये I माइनस जैसा दिखता है ना, अगर ऐसा कर दूंगा तो माइनस। तो एनायन मतलब माइनस। क्या हुआ? नहीं आया? चलो, तो अगर मेरे को एग्जांपल लेना हो तो इसको मैंने दे दिया M प्लस और M माइनस। तो कैटायन एनायन दो टाइप के आयन होते हैं। अभी आयन बने कैसे? कैटायन कब बनता है? जब वो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, कैटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। और एनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट है NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। यहीं पे लिखता हूं NaCl। सोडियम, NaCl दो चीजों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड Cl। तो सोडियम कौन से ग्रुप का है? अल्कली मेटल, पहला ग्रुप। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ठीक है, और अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, ठीक है, सेकंड पीरियड का ना, तो सेकंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, जिसमें से 2 S में भरते हैं, 6 P में भरते हैं। ये चीजें आते ही ना सबको। ठीक है, या फिर देखो, इसको अगर बहुत ही तरीके से बताना हो तो ये है कि सेकंड पीरियड का है पहली चीज तो। ठीक है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सोडियम। सेकंड पीरियड में 2 रिंग होती है, मतलब 2 शेल होते हैं। ठीक है, सेकंड शेल को क्या नाम देता हूं मैं? L। ठीक है, KLMN। तो L नाम देता हूं मैं सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट को। ठीक है, चलो, अब इस L वाले में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये इसकी कैपेसिटी है। लेकिन सोडियम के केस में कितने आएंगे? 1। ठीक है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन को भी अगर मैं बांटूं तो ये कैसे आएंगे? 2 तो आते हैं S में, मतलब ये ऐसे आते हैं ना, 2S2 और 2P6। तो 2 आएंगे S में और 6 आते हैं P में। मतलब अगर सेकेंड रिंग बना रहा हूं मैं पहले रिंग के बाद, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का आते हैं, 2 तो आ जाते हैं S में और बचे हुए 6 आते हैं उसके P में। ठीक है, ये चीजें बहुत बेसिक्स में बहुत अच्छे से समझा के बता चुका हूं मैं कि कैसे दिखती है, क्या होती है, क्यों होती है। आया? ठीक है, अब मैंने क्या बोला तुमको कि सोडियम किसका एग्जांपल है? सेकंड पीरियड का है, मतलब सेकंड रिंग तो होगी। उसकी कैपेसिटी तो बाकी चलो इधर देखो, सोडियम NaCl एग्जांपल लिया। ठीक है, इधर देख लो, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हेलिना। ठीक है, तो थर्ड पीरियड का है तो 3 रिंग बनेगी। थर्ड पीरियड का है, 3 शेल होंगे, मतलब 3 रिंग। थर्ड शेल को बोलते हैं M, KLM ऐसा। ठीक है, अब थर्ड शेल में 3S 3P 3D तीनों होते हैं। अगर एक ओरिजिनल एटम में देखोगे तो 3S 3P 3D तीनों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आने कितने चाहिए? 18।
लेकिन पीरियोडिक टेबल में एनर्जी के हिसाब से जब थर्ड पीरियड पहली बार भरता है ना तो 8 ही आ पाते हैं, उसके बाद फिर 4 का एस भरता है, फिर 3D बाद में भरता है। तो मैं अभी नॉर्मल जो पीरियोडिक टेबल में दे रखा है उसके हिसाब से लिखा है मैंने ये, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, वरना 18 की कैपेसिटी है उसकी, 18 इलेक्ट्रॉन्स आने की, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में 2 एस है और पी के कितने 6, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, वो 8 आते कैसे हैं, 2 एस में चले जाएंगे और 6 पी में, तो ये लिख दिया 3s2 3p6, ठीक है। अब सोडियम की बात करते हैं, ये तो मैंने लिखा है कि 8 अगर मैक्सिमम आते हैं तो कैसे भराएंगे, लेकिन सोडियम के पास कितने होते हैं, एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, ठीक है। अगर सोडियम के पास, बेटा क्या हुआ, डाउट, ठीक है। अगर सोडियम, मान लो 2 ऑप्शन है सोडियम के पास, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो वो कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रीफर करेगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट भी करता है तो भी तो एस का फुलफिल्ड हो रहा है, वाह होशियार हो, देखो इधर, हाँ सुनो, अब इधर सुन लो। अगर मैंने बोला कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये भी हो सकता है ताकि उसका एफ का डब्बा भर जाए। देखो ना सोडियम का ये होता है यार, कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखेंगे 3s और 3p, तो 3p तो पूरा खाली रहता है, 3s में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन भरता है ना उसका। अगर मैं बोल रहा हूँ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका s भरा है, p तो फिर भी खाली है ना, ठीक है। लेकिन मान लो अगर वो ये वाला हटा देता है तो उसके 2 के तो सारे भरे हैं ना, तो जहां सारे भरे हैं वो ज्यादा स्टेबल वाली कंडीशन आएगी, समझ में आई ये चीज। अगर ये हटा देता है तो उसके ऊपर वाली रिंग 2s 2p की है ना, ये 2s की है, ये 2p की है, आ रहा है सबको समझ में, सारे इधर 2s 2p अगर गायब कर दिया तो वो फुल है, लेकिन ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो पूरी रिंग फिर भी खाली है ना। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, डोनेट करने वाली चीज है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि पहले रिंग वाले क्या प्रीफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इसीलिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है पहली रिंग, ठीक है। तो सोडियम अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब डोनेट कर दिया, चलो सोडियम है फॉर एग्जांपल, मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जिसको जरूरत होगी वो आगे ले लेगा, कैच कर लेगा, ठीक है। किसको, और कैच कौन करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा कंपैरेटिव, ठीक है, और जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी या ज्यादा की भी कमी होगी, तो ऐसे 3-4 अलग अलग जगह से कलेक्ट कर लेगा, क्लियर है। तो Na के साथ फॉर एग्जांपल Cl जो अपने को पता है, ठीक है, Na लिख दिया है मैंने। अब Cl कौन से पीरियड में आता है, थर्ड, इसमें भी वही सारी चीजें, थर्ड शेल में आता है, हाँ वही थर्ड शेल, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड पीरियड जो भी, ठीक है, समझ गए चीजें। और इसके आउटर मोस्ट में कितने, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, बस। अब यह है सबको समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सोडियम, मान लो मैं सोडियम था, मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन कौन कैच कर लेगा, क्लोरीन। फॉर एग्जांपल मान लो इधर एक Cl है, ये सोडियम है, नॉर्मल है दोनों, अभी मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो मैं क्या बन गया, कैटायन। वो इसने भी कैच नहीं किया है ना, ये याद रखना, अभी उसने कैच नहीं किया, मैंने बस अपनी साइड से बाहर निकाल दिया उसको, तो मैं कैटायन बन गया, वो इलेक्ट्रॉन हवा में था। अब उस इलेक्ट्रॉन को Cl ने ले लिया, जो मेरे आसपास जो सबसे ज्यादा पास होगा वही उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर पाएगा ना, ठीक है। तो Cl मान लो आसपास कहीं घूम रहा होगा, उसने मैंने जो इलेक्ट्रॉन बाहर किया उसको ले लिया। अब Cl क्या बन गया, एनायन। अब Cl बोला है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब चले जाएगा तू, जा पाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज आ गया ना उस पर, और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा पॉजिटिव उस माइनस को अट्रैक्ट करके रखेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग तो नहीं सकता है, और प्रॉपर बॉन्ड भी नहीं बना है। बॉन्ड बनाया क्या, कहीं नहीं ना, मैंने तो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, Cl ने कैच कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, लेकिन प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये पता है अपने को, तो इसीलिए वो जा नहीं पाएगा, तो वो वहीं पास में रहता है। तो एक सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कोई बॉन्ड तो नहीं बना है प्रॉपर कि मैंने कोई चीज यहाँ, इसने यहाँ रखी, इसने यहाँ रखी, शेयरिंग में जा रही है तो दोनों का बॉन्ड बन रहा है, प्रॉपर कोई बॉन्ड बना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक कैटायन और एक एनायन के बीच में। आया समझ में क्या होता है आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बनता, ये क्वेश्चन था इसीलिए समझा रहा हूँ। हाँ, तो वैन डर वाल भी बॉन्ड में नहीं आता, आयनिक बॉन्ड में इसीलिए कि आयन का अट्रैक्शन है,
और उसमें नॉर्मल फुलफिल्ड और जो पहले से मॉलिक्यूल बन चुके हैं उनमें अट्रैक्शन था। रियलिटी में कोई बॉन्ड बन रहा है क्या? मैं कैटायन हूँ, एक पास में एनायन है, तो बस एनायन दूर क्यों नहीं जा पा रहा है? मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना ना। या फिर अगर डेफिनेशन में अगर तुमको ऐसा बोलना भी है तो तुम ये बोल सकते हो कि ठीक है, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बॉन्ड बन गया। उसको तुम जो भी नाम दो, बट रियलिटी में कहीं बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता ना उसका। तो अगर पॉइंट आता है तो वो यही पॉइंट है कि बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। कोवेलेंट में प्रॉपर बॉन्ड बन रहा है ना, दोनों ने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं तो वो दोनों के हिस्से में आ रहे हैं, तो दोनों ऐसे बॉन्ड बनाए उसमें। ठीक है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना है। क्लियर हुआ? इसको नहीं चाहिए था तो इसने हटा दिया, उसको चाहिए था तो उसने इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसमें क्या दिक्कत हुई? क्लियर हुआ है? ठीक है, तो NaCl वाली चीजें क्लियर हुई। तो NaCl जब बनेगा ये, तो Na+ और Cl- यही एग्जिस्ट होता है, क्योंकि Na क्या है? एक कैटायन है, और Cl क्या है? एक एनायन है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। समझ में आया टॉपिक क्या था आज का? आयनिक बॉन्ड। मतलब इमेजिन हो गया, अच्छे से हो गया आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, हाँ मतलब बन नहीं रहा है बट समझ में आ गया ना एग्जैक्ट है क्या है बॉन्ड। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये चीज़ थी कुछ भी नहीं, समझाने में शायद ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक है, लेकिन अब भूलना नहीं चाहिए तुम लोग। ठीक है, अब मैं जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, जो बुक की डेफिनेशन एग्जैक्ट वो डेफिनेशन से उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स वो लिखते जाता हूँ। मेरे साथ ये लिख लो पहले फटाफट। ठीक है, ये लिखो, इसके बाद जो बोर्ड्स में भरूंगा वो मेरे साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि इसमें एक चीज़ आएगी इंपॉर्टेंट, अभी आ गया पढ़ोगे तो। लेटाइस एनर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ? लेटिस एनर्जी, हाँ भाई, या लेटाइस एनर्जी। शुरू करोगे, पहले ये लिख लेना, उसके बाद ये चीज़ लिखोगे, उसके बाद NaCl एग्जाम्पल डालोगे, Na का कुछ पोर्शन लिखोगे, Cl का कुछ पोर्शन लिखोगे, और Na के नीचे ये चीज़ लिखोगे। Cl का तुम खुद से बना सकते हो, मैं बना देता हूँ, पता है मेरे को कुछ होना जाना है। ये तो इसके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन लेने का, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तब जाके स्टेबल होगा। ठीक है, Cl के नीचे वो बना लेना, Na के नीचे ये वाला बना लेना, और अगर ये किसी को और ज़्यादा समझने में लगता है तो ये बना लेना। ये 3s के होंगे और ये 3p के होंगे, टोटल 8 होते हैं। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, बाकी लोग लिखो। आयनिक बॉन्ड को अदर नेम क्या देते हो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखते हो? Na+ Cl-। यहां से लिखते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का अदर नेम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट। नाम में आ रहा है ना इलेक्ट्रो, मतलब चार्ज से रिलेटेड कुछ कुछ होगा, तभी बोल रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। और वैलेंट मतलब भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना है ऐसा। तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वैलेंस वाले में चार्ज आ गया ना प्लस, तो इलेक्ट्रोवैलेंट। समझ में आया? ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने ऐड कर दिया वैलेंस रिंग में तो माइनस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंट चार्ज। तो ये वर्ड क्यों आया इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को? और बुक में जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं देगा। ठीक है, तो बुक में आयनिक बॉन्ड नहीं देगा, वो ये क्वेश्चन देता है सीधा कि दे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस या कुछ भी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो नाम आएगा ना, वहाँ पे अपन ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या था, क्योंकि अपन ने 3 ही पढ़े, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट। फाइनली यही 3 याद रह जाते हैं वर्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट याद नहीं रहता, इसलिए एम्फोसाइज करके बोल रहा हूँ कि याद रखना इलेक्ट्रोवैलेंट से ही क्वेश्चन आता है। और ये आएगा तो तुम ध्यान नहीं रखोगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट होता भी है, अब याद रखना है। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन या सब कुछ अपन ने समझ लेते हैं, पढ़ते जाते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स। देखो, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द, क्यों बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना, शेयरिंग तो नहीं हो रही थी। शेयरिंग काहे में होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में। लोन पेयर का ट्रांसफर काहे में होता है? कोऑर्डिनेट में, पढ़ा था अपन ने। लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन काहे में होता है?
आयनिक में, इलेक्ट्रोवैलेंट में। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। लेकिन कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर डोनेट होता है, वहां सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता, लोन पेयर से डोनेट होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, चलो। तो वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इतना हो गया। एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, या तो एक कर दे या दो कर दे। आ रहा है समझ में बेटा तुमको? सीधे बैठ जाओ, ठीक है। चलो अगला देखो, द इलेक्ट्रोवैलेंस इज धफ। द इलेक्ट्रोवैलेंस या आयनिक भी लिख सकता था ना मैं इसको। तो जब ये पॉइंट आएगा ना इलेक्ट्रोवैलेंस, तो तुम कंफ्यूज होते हो। इसकी जगह अगर वो ये लिख के देता कि द आयनिक इज धफ इक्वल टू, तो बहुत जल्दी समझ में आता है कि आयनिक क्या होता है। लेकिन इसने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोवैलेंस, मतलब आयनिक है। द आयनिक इज धफ इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज। ये चार्जेस देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक चार्ज आएगा, एक से ज्यादा किए तो चार्जेस बोलूंगा ना, ठीक है। ऑन द आयन, तो इलेक्ट्रोवैलेंस जो ऊपर आ रहा है, बोला ना इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो जो भी चार्ज आया वो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो जो भी चार्ज आया वो। तो ये जो चार्ज आ रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन गए या कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज, जो या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा CaCl2, ठीक है, CaCl2। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आएगा, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और दूसरा क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जैसे मेरा कैल्शियम हो तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन ने अट्रैक्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। अब मेरे ऊपर 2 प्लस चार्ज आ गए ना, और 2 प्लस चार्ज है तो मेरे आसपास 2 माइनस है, ये दोनों दूर नहीं भाग पाएंगे ना, तो CaCl2, तो इसीलिए CaCl2 बनता है। कैल्शियम +2 है ना, इसका मतलब क्या है? +2, और Cl माइनस और 2 Cl है ना यहाँ, तो 2Cl माइनस प्लस Ca+2, ये है एग्जैक्ट। तो क्लियर हुआ क्या लिखा था वो मैंने वहाँ? ठीक है। तो ये जो ऊपर चार्ज आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट किए या एक्सेप्ट किए हैं। चलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं? फर्स्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1, सेकेंड ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इधर से आओगे तो बोरॉन फैमिली को भी फिर भी थोड़ा कंपेयर कर लोगे कि बोरॉन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। कार्बन वाला तो बीच में फंस जाता है, ना इधर ना इधर। इसके इधर वाले बाकी एक्सेप्ट करेंगे। तो 1A, 2A और 3B जो अपन ने पीरियोडिसिटी में नाम दिए थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सोनी आ रहा है तो सोनी बेटा पक्का। चलो, और गेन कौन करेगा? बोरॉन के बाद कार्बन वाला हटा दो, उसके बाद वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 3 है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 5B से 7B और 8B क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको तो फुल है ना, तो वो क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा? तो वो कहीं लिखा ही नहीं जाता है। तो ये वाला पॉइंट समझ में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। अगर ये लाइन आती है तो सही है, ठीक है। अब समझ गए क्यों? बता दिया था पहले, है ना, इतना वो स्टार्टिंग का 15 मिनट इसीलिए दिया था मैंने कि आयनिक बॉन्ड ट्रू बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि 2 चार्ज हैं इसीलिए बस अट्रैक्ट फोर्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अच्छा ये चीज तुम लोग पढ़ोगे, 2 वर्ड आते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुका हुआ, काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मोशन में है या चल रहा है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ और या स्थिर, ठीक है। हाँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब जब मोशन के टाइम पे एनर्जी रहती है, चलते टाइम। तो काइनेटिक मतलब मूवमेंट या गति वाले टाइम पे, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ या स्थिर वाले टाइम पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज है लेकिन रुके हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे। ऐसा नहीं कि Cl उधर से जा रहा था और प्लस यहाँ बैठा है तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, सारे यहीं के यहीं आसपास रखे थे, बस इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने एक्सेप्ट किया, इतना ही है बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्ड याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द क्लोजली पैक्ड आयन, जो आयन बहुत ज्यादा पास में होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल, हाँ ये पॉइंट भी याद होना चाहिए, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। ये पॉइंट समझा सकते हो या समझ सकते हो क्या खुद से?
इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आता है किसी को समझ में? डायरेक्शन मतलब पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन थोड़ी है, जहाँ जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे अट्रैक्शन ही तो मान लो Na है, Cl यहाँ रखा है, तो इधर से अट्रैक्शन हो रहा है, तो डायरेक्शन नहीं हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई, ठीक है, तो वो इधर साइड से भी बन सकता है। समझ गया ना, ये बोल रहा हूँ मैं। मान लो ये Na, बेटा सारे इधर पीछे वाले, अगर ये Na है प्लस चार्ज के साथ, ठीक है, कि इसने इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया बाहर, कहीं भी फेंक दिया, इसने बल्कि पीछे फेंक दिया, NaCl वाली सामने हो, ठीक है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकाला, तो ये क्या हो गया? प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज हर डायरेक्शन पे चीजें अट्रैक्ट करेगा ना। मान लो अभी कोई आसपास है ही नहीं, तो ये पूरे 3D के सर्कल में हर जगह से चीजें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये Cl मान लो कहीं भी हो, उसने जाके इस इलेक्ट्रॉन को लिया, जैसे उस Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, Cl पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो Cl अभी इधर होगा तो इधर से खींच लेगा, यहाँ होगा तो यहाँ से, यहाँ होगा तो यहाँ से, जिस भी डायरेक्शन में Cl होगा वहां से खींच सकता है। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन है। अगर एटम इधर से आ रहा है तो शेयरिंग यहीं से होगी, तो बॉन्ड यहीं बनेगा। एटम यहाँ से तो शेयरिंग ये वाली होगी। तो जितने भी बॉन्ड बनते हैं, चाहे इधर का बने इधर का, 3 बन रहे हैं तो तीनों की अलग अलग डायरेक्शन होती है। तो कोवेलेंट में डायरेक्शन होती है। आयनिक या इसमें क्या ही डायरेक्शन, समझ गया ना। जैसे मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल यहाँ है तो वो हर डायरेक्शन से साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, तो वैसे ही तो है आयनिक भी। तो वही लिखा है कि ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है और कोवेलेंट डायरेक्शनल होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला। ठीक है, ये पढ़ो। अ डेफिनेट 3D स्ट्रक्चर इज फॉर्म कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस। देखो NaCl के क्रिस्टल होते हैं ना, नमक और शक्कर तो देखे हैं। नमक का भले इतना दिखता नहीं है, लेकिन शक्कर का दाना तो दिखता है ना, एकदम ऊपर से प्लेन, फिर इधर से इधर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर नीचे भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। समझ में? कोई बात नहीं, जिसका भी फोन था। बट तो जैसे बेटा इधर, हाँ, जैसे अपने कहीं का शक्कर का क्रिस्टल होता है ना, ये मंदिर में जाते हो बड़ी वाली शक्कर मिलती है, बड़ी वाली शक्कर होती है ना, तो उसमें अपने को साइज मतलब शेप अच्छे से देखने मिल जाता है ना, कि ऐसा कर्व्ड रहता है, फिर कर्व ये चीजें। तो वैसे ही नमक का भी स्ट्रक्चर होता है। अब नमक इतना छोटा होता है कि ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन अगर उससे देखोगे माइक्रोस्कोप या कहीं से हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख पाओगे, मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाता है, उससे देखोगे तो क्रिस्टल तुमको दिखेगा। जैसे शक्कर का तो ऐसे भी दिख जाता है, नमक नहीं दिखेगा। बहुत किसी की आंखें अच्छी है तो देख पाए, वरना उससे मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी क्रिस्टल होता है। तो वो क्रिस्टल बना कैसे? वो क्रिस्टल में ये तो नहीं कि Na अलग था, Cl अलग था, NaCl साथ में है ना क्रिस्टल। तो जो NaCl साथ में आ रहे हैं वो साथ में मिलके क्रिस्टल का शेप फॉर्म करते हैं। ये चीजें अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे, लेकिन अब सॉलिड स्टेट हट चुका है। NaCl में वो बोलता था कि Na सेंटर में आता है, Cl सब कोनों पे आता है, ठीक है, तो उसको BCC बोलते थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। फिर SCC, BCC, FCC ये सब आते थे। तो अब वो चैप्टर हट गया है, तो कोई मतलब भी नहीं उसको पढ़ने का, ठीक है। तो अपने को क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि क्रिस्टल बनते हैं, बस इतना याद रखना है। सारे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई क्रिस्टल बनता है ना, तो जितने छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग। ये चीज समझ में आती ना। मान लो मुझे ये रूम भरना है, इस रूम से क्रिस्टल बनाना है। इस रूम में मैंने कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स रख दी, ठीक है, और एक पैक कर दिया रूम को। और एक में ऐसा किया कि इतनी छोटी छोटी बॉल्स हजारों में पैक कर दी। तो कौन सा रूम ज्यादा मजबूत रहेगा, बड़ी बॉल वाला या छोटी बॉल वाला? ये समझ में आता है ना सब लोगों को कि जितनी ज्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर से पैकिंग होगी उतना ही वो स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनेगा। तो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से अच्छी वाली पैकिंग हो रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेटाइस। लेटाइस मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बहुत कॉम्प्लेक्स और अच्छी पैकिंग होना, बीच में गैप्स नहीं रहना। जैसे मान लो बहुत बड़े 4 बॉल्स रखे, तो बीच में एक ट्राइंगल जैसा बहुत बड़ा गैप दिख जाएगा। 3D में देखोगे तो वो उस साइड से भी ऐसा रहेगा और इस साइड से भी। लेकिन वहीं अगर बहुत छोटी छोटी बॉल्स रखूं तो उनके बीच का गैप कम रहेगा ना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? लेटाइस। तो लेटाइस क्या होता है? जब भी छोटी छोटी चीजों से मिलके इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बने कि वो मजबूत रहे। मान लो 2 लेटाइस में कंपेयर कर रहा हूँ। एक मैंने 4 बड़ी बड़ी बॉल्स लेके इधर एक स्ट्रक्चर बनाया, एक लिया है 100 छोटी छोटी बॉल लेके उतने ही साइज का एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो मजबूत कौन सा होगा? ये छोटी बॉल वाला, समझना। तो ये ज्यादा अच्छा लेटाइस है, ठीक है। और लेटाइस बन क्यों रहा है भाई? प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट किया इधर से, जितने भी आसपास वाले होंगे सब अट्रैक्ट करके एक अच्छी क्लोज्ड पैकिंग में आ गए।
जो उसमें पढ़ते थे कि बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, सरफेस क्या सिंपल वाली पैकिंग, फेस सेंटर्ड पैकिंग, तो वो पैकिंग्स में फिर ये भी पढ़ते थे ना कि गैप कितना रह रहा है, ये पढ़ते थे, सुना है? 12th पास होके आए होंगे तो नहीं? हाँ ना, तुमने नहीं सुना होगा। 12th में ये नहीं सुने थे FCC, SCC, BCC से ना उसका परसेंटेज पूछता था वो कि SCC में कितना गैप है, कितना फील्ड है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो। BCC में कितना फील्ड है, कितना गैप है। समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझो, देखो। अरे यार पेन खत्म हो गया। चलो इधर देखो, देखो टाइम लग रहा है लेकिन समझ के पढ़ रहे हैं। और अगर किसी को जल्दी जाना है तो गोरा गेट, ठीक है। चलो अगर ये मान लो रूम है, ठीक है, इसमें मुझे पैकिंग करना है, ठीक है। 8 बॉल्स रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये पैकिंग हुई। एक पैकिंग कैसी होगी? सेम ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना के मैं उसमें छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स पैक कर देता हूं, जिनके बीच में गैप नहीं रख रहा हूं ज्यादा। समझ गए? ये ऐसा वाला। तो कौन ज्यादा मजबूत है? नीचे वाला ना। इतना समझ में आता है सबको? तो ये अच्छा लेटाइस है, ये याद रखना, लेटाइस पे क्वेश्चन आते हैं। तो जितना छोटा एटम होगा और उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही वो आसपास वाले नेगेटिव, देखो अगर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जितना नेगेटिव खुद पे ज्यादा होगा उतना प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और साइज जितने छोटे छोटे होंगे एटम के उतना ही बेटर लेटाइस बनाएगा। समझ में आती है चीज? तो यही पॉइंट लिखा है कि अ डेफिनेट 3D स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय इज फॉर्म्ड। अच्छा, अ डेफिनेट 3D स्ट्रक्चर जो NaCl है, तो Na और Cl के ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना के बॉडी सेंटर्ड बनाते हैं, वो अपने को अब काम का नहीं है, ठीक है। तो वो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये 3D ऐसे ही बनता है। उसमें बोलते हैं कि Cl कोने पे रहते हैं और Na सेंटर में रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता था वो। NaCl ऐसा बनाता है बॉडी सेंटर्ड वाला, अगर पढ़ा तो। ये 3D में है ना कि Cl सारे कोनों कोनों पे रख देते हैं और Na को सेंटर में रखते हैं, तो ऐसे करके थोड़ा एक अच्छा क्या बोलते हैं, क्या बनता है, लेटाइस बनता है, ठीक है। तो डेफिनेट 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटाइस। और इसमें 3D स्ट्रक्चर में बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लो एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा जब भी अट्रैक्ट, भले बॉन्ड बन नहीं रहा है लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी रिलीव होती है, ठीक है। उस रिलीव्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटाइस एनर्जी। क्लियर है? तो ये होगा लेटाइस एनर्जी। इसके बाद अगला टॉपिक यही पढ़ना है कि लेटाइस एनर्जी होती क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, ठीक है। समझ में आया लेटाइस क्या होता है थोड़ा थोड़ा? तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं या आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या बनाते हैं, लेटाइस। आयनिक कंपाउंड लेटाइस बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये दो चीजें अपन पढ़ते हैं। ग्लूकोज लिखा मैंने, कहाँ लिखूंगा मैं, यहां लिख देता हूं, किस्मत ही खराब चल रही पेनों की। C6H12O6 ग्लूकोज है। इसमें मैं कट पिट कर दूं 1 2 1 तो ये क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है। तो जो सबसे ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्मूला ये बोल सकता हूं ना, ठीक है। अब इसको मैं ये भी कर सकता हूं कि हाँ ठीक है, इसको ये लिखा, ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया 6, सही बात है ना, 6 12 6। तो ये जो छोटा फॉर्मूला बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ओरिजिनल जो बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि कितने मिलके स्टेबल बन सकते हैं। लेकिन उसको भी कट पेट के जो मिनिमम वाला रहता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। ये मूल कंसेप्ट में आता है अच्छे से, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर। तो अपने को क्या देखना है, जो शॉर्ट वाला बना है उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल, और जो ओरिजिनल बना है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल। तुमने कभी भी आयनिक बॉन्ड के ऐसे मॉलिक्यूलर देखे हैं? CaCl2 ही होगा। इसका क्या बनता है, ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूला, डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पॉइंट आया समझ में क्या था? ठीक है। अब करने देखो, ये हो गया तुम्हारा आयनिक के कुछ छोटे छोटे पॉइंट। आयनिक की डेफिनेशन क्या होती है, सब ऐसे ही था। चलो अब मुझे बताओ कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस होगी कि क्या चीजें नेसेसरी है। तो कुछ 4 कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। पहली, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है
एक एटम सामने ऐसा होना चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो पहली कंडीशन क्या हो गई, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का होना कंपलसरी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो अगर वो जितनी जल्दी या आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उतना बेस्ट। मान लो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो वो बोलेगा क्यों ही निकालूं, लेकिन अगर मान लो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा होगा तो अच्छी बात है। तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। समझ में आती है चीज कि एक कोई भी एटम है, तो ये जो भी कोई भी एटम है, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बॉन्ड तोड़ना है तो इसमें जितनी कम एनर्जी लगे मेरे को बॉन्ड तोड़ने में उतना बेस्ट है ना मेरे लिए। उतनी जल्दी एक कैटायन बनेगा, उतनी जल्दी बॉन्ड बनेगा। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। समझ में आया ना? नहीं आया? हाँ आया ना? ठीक है। लो आयनाइजेशन, अभी इलेक्ट्रॉन मुझसे रिमूव हो गया जल्दी से फटाफट। अब कोई ऐसा होना चाहिए ना सामने जो जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तभी बेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी की बहुत हाई होनी चाहिए ना, तब जाके बेस्ट जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से जाके उसमें अट्रैक्ट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकले। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम लगनी चाहिए ताकि जल्दी इलेक्ट्रॉन निकले। तीसरी कंडीशन जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बहुत जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपने शेल में रख लेना चाहिए, मतलब ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 3 पॉइंट समझ में। अब ये चलो सारा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद दोनों आयन बन गए। अब इन दोनों आयन को इतनी कॉम्पैक्टली और इतने अच्छे से पैक हो जाए कि अच्छा लेटाइस बने। समझ में आई? तो जितनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल या स्ट्रॉन्ग अपना जो भी आयन बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये 4 पॉइंट्स है अपनी कंडीशन। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एटम कैसा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेस्ट होगा। हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं ये नहीं भी लिखता ना तो भी तुमको खुद से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में ही होती है, लेकिन फिर भी वो स्पेशलाइज करके लिखा है कि हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया? ठीक है। एटम कैन बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव ही, उन्हीं की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, एग्जांपल फ्लोरीन, सब पढ़ा दिया है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो एक ये जरूरी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूरी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसा होना चाहिए, ऐसा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा होना चाहिए, ऐसा। चौथी कंडीशन हाई लेटाइस एनर्जी। हाई लेटाइस एनर्जी समझे कि जब भी वो बनेगा तो उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी निकलनी चाहिए। ये एक बना, एक ये बनेगा। किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो हाई लेटाइस एनर्जी रिलीफ होती है। तो वही लिखा है कि सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, अच्छा तो इसने, अच्छा पहले ये वाला पॉइंट है वो चौथा है। हाँ, हाई लेटाइस एनर्जी होनी चाहिए। लेटाइस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन आयन। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पे उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली वो बॉन्ड बनाएंगे, तो उतना ही स्ट्रांग पैकिंग होगी ना अपनी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बताया, जितने छोटे साइज होंगे उतनी अच्छे लेटाइस बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। तो साइज छोटा भी होना चाहिए और उस पर जितना ज्यादा चार्ज, दोनों कंडीशन अगर बेस्ट है तो सबसे बेस्ट लेटाइस बनेगा। आया समझ में सबको? ठीक है, अब ये जो 3 कंडीशंस दी है, क्योंकि एक मान लो NaCl का एक क्रिस्टल या जो भी क्रिस्टल बन रहा है उसको बनने में क्या क्या चीजें लग रही है, आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी रिलीव हो रही है। फिर जब ये दोनों अट्रैक्ट करके कुछ चीज बना रहे हैं, आयन बना रहे हैं, तो उस आयन से कौन सी लेटाइस एनर्जी रिलीव हो रही है। तो ये तीनों एनर्जी का कुछ कुछ समेशन रहता है कि जब तुम इन तीनों एनर्जी को जोड़ोगे तो फाइनली एनर्जी रिलीज ही होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना फाइनल। लास्ट काम तो मेरा ये, भले पहले मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर इनका अट्रैक्शन हुआ, बहुत सारा प्रोसीजर हो रहा है। तो ओवरऑल जो पूरा प्रोसीजर है, इस पूरे ओवरऑल प्रोसीजर में फाइनल चीज क्या आ रही है, अपनी एनर्जी निकलनी चाहिए। कभी भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। तो इन तीनों चीजों का समेशन या सम क्या होना चाहिए, सम या समेशन। हाँ, इसको बोलते हैं समेशन या सम। समेशन या सम एक अच्छा लेटाइस बनने के लिए जो है जरूरी है। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, हमेशा बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। तो भले ही पहले देखो मैंने बोला आयनाइजेशन के टाइम पे तो एनर्जी लगी ना, तो आयनाइजेशन के टाइम पे एनर्जी लगी, एफिनिटी के टाइम पे एनर्जी निकली, तो कुछ फाइनल कंक्लूजन भी तो होना चाहिए ना।
और तीसरा चीज क्या था, लेटाइस बनने पे। तो लेटाइस में भी एनर्जी निकल रही है, तो दो चीजों में एनर्जी निकल रही है और एक चीज में एनर्जी लग रही है। तो फाइनल कुछ कंक्लूजन आना चाहिए ना। 3 जगह मैंने एनर्जी का यूज किया है, तो एक फाइनल एनर्जी होनी चाहिए जिसमें कुछ अपने को कंक्लूजन मिलना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है कि इन तीनों का जब ऐड करोगे ना तो नेगेटिव में ही आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है समेशन ऑफ ऑल द 3 एनर्जीज शुड बी नेगेटिव, तभी जाके लेटाइस बनेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, समेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटाइस एनर्जी का सम क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ है? जैसे Na+ और Cl-, तो पहले मेरे को Na+ बनाने में क्या लगेगा, वो आयनाइजेशन एनर्जी। Cl- बनाने में क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर जब NaCl अट्रैक्ट होके बनेगा तो क्या बनेगा, लेटाइस एनर्जी। तो इन तीनों, ये जो मतलब इन दोनों को मिला दिया, लेटाइस साथ में लिख दिया ना, या तो मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दिया मैंने। अब इन तीनों का जो सम रहेगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके बेस्ट लेटाइस बनता है। जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलेगी उतना बेस्ट या कॉम्पैक्ट लेटाइस बनेगा। क्लियर हुआ? ये लिख ली सारी चीजें, जो कुछ रेड से मार्क है वो मार्क कर लो। ये चीज लिख लो, एक एम्पेरिकल और ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और इसको बोलते हैं एम्पेरिकल। तो आयनिक का हमेशा एम्पेरिकल ही लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर नहीं लिखते हैं। क्लियर हुआ? फटाफट ये लिखो, अगला बोर्ड पढ़ो।